फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाता हूँ और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ रिवीजन लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये रिवीजन लेक्चर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और पूरा का पूरा आपका स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। तो एक एक करके हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, हमने क्या किया है, पूरे के पूरे चैप्टर को शॉर्ट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो सके। और इन वीडियोस को आप ज़रूर करके जाइए। एग्जाम से पहले भी कर सकते हैं, कोई चैप्टर खत्म करने के बाद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो आज का ये वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। आप सबको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मटेरियल कॉस्ट का ये चैप्टर। इन वीडियोस को देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चाहिए। तो अगर आपके पास सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप मटेरियल कॉस्ट का ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिए और साथ साथ में वीडियोस देखते देखते इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक। और जैसा कि आपने देखा होगा, आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। तो मटेरियल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो मटेरियल वन ऑफ द एलिमेंट्स होता है कॉस्ट का। और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों कॉस्ट के? लेबर एंड एक्सपेंस। तो मटेरियल कॉस्ट एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कॉस्ट का। और ये दो तरीके का मटेरियल हो सकता है, या तो डायरेक्ट मटेरियल या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल। जो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल होता है, कुछ उसको प्रॉपर्टीज क्लियर करनी पड़ती हैं, जैसे कि वो बहुत मेजर पार्ट होना चाहिए। मेजर पार्ट किसका? मेजर पार्ट बच्चों फिनिश्ड गुड्स का। चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जैसे जैसे हम आउटपुट ज़्यादा बनाएंगे वैसे वैसे डायरेक्ट मटेरियल भी चेंज होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है डायरेक्टली ट्रेसेबल। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं ये रिवीजन पर्पस के लिए है। रिवीजन पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो आप सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि मैं आप सबको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। कोई भी डाउट्स आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल के ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको मैंने रफ लैंग्वेज में लिखा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक पूरा नहीं होता तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल आप पढ़ते हैं ओवरहेड के चैप्टर में। बच्चों कौन से चैप्टर में? ओवरहेड की। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो हम कौन सा मटेरियल कॉस्ट पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लिखा नहीं होगा कहीं पे बच्चों ये, बट आपको समझाने के। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वही लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। और उसके बाद ये कुछ थ्योरी वाले पोर्शंस हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सीए के एग्जाम के अंदर 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर से पहले 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं और एक आखिरी छठा क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आता है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है आप एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे छोड़ भी सकते हैं, बट वहाँ पे जो थ्योरी पूछी जाती है वो यही सब थ्योरीज होती है। तो आप इस थ्योरी को सिंपली रीड कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी, अगेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसी भी कंपनी का कि मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई आप मटेरियल कॉस्ट कम से कम रखें, और इसी चीज़ को आगे हम पढ़ेंगे भी। तो ये थ्योरी वाले जितने भी मैं मार्क कर रहा हूँ आप सिंपली इसको रिवाइज करिए, रीड करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके छोड़िए या फिर व्हाट्सएप पे मुझे बताइए। अच्छा, ये एक टॉपिक आता है मटेरियल कंट्रोल। और इस चीज़ को समझने के लिए, ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट है बट इसको थियोरेटिकली समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम पिक करना है आपके साथ। ये वाला डायग्राम क्या कह रहा है बच्चों? बहुत ज़रूरी डायग्राम है ये। और अगर आपको ये डायग्राम समझना है तो मैं इसको एक इजी फॉर्मेट में बना के देता हूँ आप सबको। समझते हैं कैसे? मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है या फिर एक मैन्युफैक्चरर है। फैक्ट्री है या फिर एक मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे।
हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज, एक आ गया यहाँ पे स्टोर यानी कि वेयर हाउस, और एक आ गया प्रोडक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट एक आइडिया लेने के लिए। और बाहर की तरफ इन सबसे अलग एक मोटा सा लाला सा होता है जिसको हम बोलते हैं सप्लायर। ऐसे बहुत सारे सप्लायर होते हैं, बट मैं एक ही सप्लायर लेके चल रहा हूँ, मोटा लाला हट्टा कट्टा सप्लायर। तो होता क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं आपकी बात करूं, परचेज ऑर्डर हम सप्लायर को देखते हैं। हमारे पास सप्लायर या तो पहले से ही होते हैं या फिर हम नए नए सप्लायर्स को ढूंढते हैं, उनसे कोटेशन वगैरह मंगवाते हैं। सप्लायर रॉ मटेरियल भेजता है जिसका बीच में इंस्पेक्शन वगैरह भी होता है। तो स्टोर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, स्टोर के अंदर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है, फिर जो परचेज किया वो आता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है, और यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल इशू होता है। क्या होता है? इशू होता है। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जब भी रॉ मटेरियल यहाँ से आता है तो परचेज हो क्या आता है, बीच में इंस्पेक्शन वगैरह। तो ये सप्लायर जो है ना, ये एक बिल रेज करता है। कैसा बिल रेज करता है बच्चों, देखते हैं। अगर मैं बिल की रफली बात करूं तो ऐसा कुछ बिल होगा। अब बिल जो आएगा, यहाँ पे लिखा होगा परचेज कॉस्ट, परचेज अमाउंट। जैसे मान लो मैं 100 किलो मंगवाता हूँ 10 रुपए के हिसाब से, तो 1000 रुपए की कॉस्ट आ गई। इसके अलावा और भी खर्चे जोड़ रखे होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, XYZ, और GST जोड़ रखा होगा, कुछ डिस्काउंट दे रखा होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और एक टोटल ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा, मान लो 1100 रुपये। तो बेसिकली सप्लायर को हमें 1100 रुपये देने हैं। बट अभी मैं जब इसको कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ बच्चों, तो क्या बात कर रहा हूँ, ये जो बिल आया है, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था और कुछ परचेज कर लिया। कितने किलो आ गए हमारे पास? 100 किलो। अब ये 100 किलो का वैल्यू हम 1100 लेके चलेंगे, ये 1000 रुपये लेके चलेंगे, या क्या लेके चलेंगे? तो इस चीज को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों, देखिए। अब मान लीजिए ये 100 किलो हम 10 रुपए के हिसाब से लेते हैं और ये इशू भी आगे 10 रुपए के हिसाब से करते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब फिनिश्ड गुड्स बनाएगा तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट होगी, और जो आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेके चलेंगे 10 रुपए या फिर 11 रुपए, या जो भी वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो चीज किसको इफेक्ट करेगी? इशू प्राइस को। और वो इशू प्राइस को इफेक्ट करेगी तो डायरेक्टली वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी? फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को। तो इस चीज का पूरा एक लिंकेज होता है, जो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा है। तो हम आज के ये वीडियो के अंदर ये चीज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये एक रफ सा डायग्राम है। अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको कॉपी कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि क्या बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला जो डायग्राम है, जो सी इंस्टीट्यूट की बुक में गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब मटेरियल को लेकर आना। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मटेरियल को खरीद के लेकर आना। उसका एक पूरा चार्ट बना रखा है कि पहले हम देखते हैं मटेरियल कितना चाहिए, मटेरियल रिक्वेस्ट रेज होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, स्टोर यानी कि वेयर हाउस, फिर यहाँ से परचेज डिपार्टमेंट, इनके बीच में नेगोशिएशन, परफॉर्मा इनवॉइस, ये सब एक पूरा चार्ट बना रखा है जो सिंपली आप रीड कर लेंगे। अब बीच में ये जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे ना सारे, 1 2 3 यहाँ तक 13 तक नंबर कर रखे हैं, लकी नंबर 13, वेरी लकी नंबर 13। तो इसके अंदर देखा जाएगा कि ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनका थ्योरी का डिटेल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? नीचे ये देखिए, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है जिसको आप सिंपली रीड करेंगे। तो थ्योरी का पोर्शन आप रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये थ्योरी पता होना, एक फ्लो पता होना बहुत जरूरी है। ये सारी थ्योरी, रिसिप्ट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ तक थ्योरी आ जाएगी। अब मेनली मटेरियल कॉस्ट के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। एक मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 2.5।
ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे तो थियोरेटिकली लिखा हुआ है, बट आगे जाके न्यूमेरिकल्स आप इसी पे पढ़ेंगे। मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल मतलब आपको बेसिकली मटेरियल कॉस्ट का कंट्रोल करना है। किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव आप खुद सोच के देखिए क्या होता होगा, कॉस्ट को ज्यादा रखना, कम रखना, कम रखना। और कॉस्ट को कम करने के लिए मटेरियल कॉस्ट अगर आप कम करेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे, जितना टारगेट सेट किया उतना रखेंगे या उससे कम रखेंगे, तभी आपका फायदा होगा कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि आप क्या क्या कंट्रोल प्रोसीजर सीखेंगे। एक तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल को खरीद के लेकर आने में। स्टोरेज, वेयर हाउस में कितना रखना है, कब रखना है, क्यों रखना है। यूजेज, एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी खराब तो नहीं कर दी। तो कई सारे कंट्रोल प्रोसीजर्स पढ़ेंगे आप, जो न्यूमेरिकली आएंगे आपके सामने, एक एक करके इसको आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीप्ट्स। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर मैं आइडिया दूं तो ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीप्ट्स। ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने डायग्राम बनाया था, मटेरियल रिसीप्ट्स का वैल्यूएशन मतलब जो सप्लायर से रॉ मटेरियल आ रहा है, उस रॉ मटेरियल जो हमें रिसीव हुआ है, जो वेयर हाउस में आया है, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है परचेज कॉस्ट में, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट, ये दोनों के दोनों डिडक्ट होंगे। कहाँ से डिडक्ट होंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके जो भी अमाउंट होगा उसके अंदर से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये कॉस्ट को कम कर देंगे। कैश डिस्काउंट, आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा ना कि कैश डिस्काउंट भी होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, कैश डिस्काउंट होता है कि अगर आप कैश पेमेंट तुरंत कर देंगे तो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है सप्लायर से। तो दिस इज नॉट डिडक्टेड। क्यों नॉट डिडक्टेड, बिकॉज ये फाइनेंशियल आइटम होती है। क्या आइटम होती है बच्चों, फाइनेंशियल आइटम होती है, जिसका ट्रीटमेंट आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे, एफएम, जो कि आपके ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट है। तो अगर कैश डिस्काउंट लिखा है क्वेश्चन में, वो डिडक्ट नहीं होगा, उल्टा ये कॉस्ट के अंदर एडेड रहेगा। सब्सिडी ग्रांट्स, ये डिडक्ट हो जाएगा। टैक्सेस, टैक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये ऐड होगा, रोड टैक्स विल बी इंक्लूडेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला, कौन से वाला बच्चों, ये वाला देखिए, 1 2 3, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। जो भी मैं येलो से या हाईलाइटर से कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीएसटी, इसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ। जीएसटी, चाहे वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, तीनों तरीके का जीएसटी। क्या होता है ये आप टैक्स के सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसको कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने जा रहा हूँ। एक होता है कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और वेदर जीएसटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट और नॉट। अगर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा जीएसटी। बट अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है परचेज पे, तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे याद कर लीजिए, आईटीसी और कॉस्ट के बीच में वेदर जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, इनवर्स रिलेशन है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो इसी चीज को सिंपली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट इफ क्रेडिट फॉर द सेम इज अवेलेबल अनलेस मेंशन्ड स्पेसिफिकली नॉट फॉर्म पार्ट। तो इस तरीके से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको एडजस्टमेंट ध्यान रखना है, तीनों के लिए सेम अप्लाई होता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी हमेशा, एवरी टाइम, हमेशा ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता कभी भी। ये प्रैक्टिकली चीज आपको बताई जा रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिक कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ। नेक्स्ट, पेनल्टी या चार्जेस जो होते हैं ना, ये यूजुअली एबनॉर्मल आइटम होती है। तो एबनॉर्मल आइटम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, कॉस्ट अकाउंटिंग ये बोलता है। तो डेमरेज, डिटेंशन चार्जेस, these will not be included in what, in the cost, चाहे वो पेनल्टी के फॉर्म में हो। तो ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती बच्चों। नेक्स्ट, इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, कमीशन ब्रोकरेज इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, फ्रेट इनवर्ड, बेटा बच्चों फ्रेट इनवर्ड एक अगेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कह सकते हैं आपको, फ्रेट का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सप्लायर से फैक्ट्री तक का लाने का खर्चा बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। तो ध्यान रखना बच्चों, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, बट फ्रेट आउटवर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यूएशन के अंदर ये इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अब ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसको समझ लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कंटेनर का पॉइंट समझ लेते हैं, कंटेनर वाला पॉइंट क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रॉ मटेरियल मंगवाया और उसके लिए मैंने एक स्पेशल कंटेनर भी ऑर्डर किया है, होता है ना, जैसे कि आपने कोई स्पेशल वुडन बॉक्स वगैरह या कोई एक स्पेशल कंटेनर बनवा लिया, और कंटेनर का सप्लायर 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। अब 3 केस लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 केस लिखे हुए हैं, इसको समझते हैं। या तो कंटेनर रिटर्नेबल है फुल, या तो फिर नॉट रिटर्नेबल, या तो फिर रिटर्नेबल इन पार्ट, पार्टली रिटर्नेबल। अगर रिटर्नेबल फुल है, मतलब आपने कंटेनर सप्लायर को वापस किया और आपको 500 के 500 रुपए वापस मिल गए, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कंटेनर का एडिशनल कंटेनर का कॉस्ट पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर नॉन रिटर्नेबल है, कंटेनर एक बार ही आ गया भाई, वो यूज ही नहीं होगा, तो ये 500 रुपए आपको वापस मिल नहीं रहे हैं, तो ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। पार्टली रिटर्नेबल में बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसा समझिए 500 का कंटेनर का खर्चा दिया आपने सप्लायर को, बट कंटेनर रिटर्न करते ही उसने आपको 200 रुपए दे दिए, तो 500 रुपए का खर्चा था, 200 रुपए वापस आ गए। अब 300 रुपए कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, 300 रुपए कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और 200 रुपए कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ऐसा ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। फटाफट से बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, कंटेनर रिटर्नेबल फुल वाला है ये, और ये वाला है पार्टली रिटर्नेबल। ठीक है, शॉर्टेज, शॉर्टेज वाला भी समझते हैं। ये वाला हो सकता है शॉर्टेज वाला पॉइंट आपने कंसाइनमेंट में अकाउंट्स के अंदर पढ़ा हो, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस। मान लीजिए 100 kg मैंने मंगवाया 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया, 1000 रुपए। अब मेरे पास एक्चुअल में पहुंचा 90 किलो, तो मेरा लॉस कितने का हो गया बच्चों, एक्चुअल लॉस कितने का है, 10 किलो का। अब ये लॉस मैं हो सकता है बोलूं कि ये लॉस मेरा नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। ये 10 किलो का लॉस नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस है। अगर ये 10 किलो का लॉस मेरा नॉर्मल लॉस है, तो मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा, कॉस्ट हो जाएगी 1000 किलो डिवाइडेड बाय 100 kg माइनस 10 kg विच इज इक्वल टू 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 90 kg। यानी कि ऐसा कह सकते हैं ये 10 किलो का, इसको ध्यान से समझना बच्चों, ये 10 किलो का जो नॉर्मल लॉस है, इसकी वजह से हमने इन्फ्लेट कर दिया, क्या इन्फ्लेट कर दिया, बाकी 90 किलो का कॉस्ट, या फिर ग्रॉसिंग अप कर दी, या फिर हमने इसको इस 10 किलो का लॉस सिंपली ऊपर ट्रांसफर कर दिया 90 किलो के ऊपर। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो इस 10 किलो का नॉर्मल लॉस का बर्डन कौन उठाएगा, बाकी 90 किलो। अगर यही एबनॉर्मल लॉस है तो 10 किलो मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, ये सीधा 100 रुपए निकल के आया। ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर सीधा का सीधा। तो ये 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है। अगेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब इसका क्वेश्चन गिवन है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 1। An invoice in respect of consignment of chemical A and B provides the following information: chemical A, chemical B इतना किलो इतने रेट पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बताओ बच्चों क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, until and unless स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रेडिट नॉट अलाउड, हेंस वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कैरेज इनवर्ड फ्रेट, रेलवे फ्रेट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अ शॉर्टेज यानी कि लॉस ऑफ 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to normal breakage, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल लॉस। You are required to compute the rate per kg of each chemical assuming 2% of further deterioration, यानी कि 2% फर्दर लॉस है। देखिए सबसे पहले क्वांटिटी परचेज्ड आ गई, इसका नॉर्मल लॉस माइनस किया, फर्दर 2% माइनस किया, तो क्वांटिटी अवेलेबल इन वेयरहाउस आ गई हमारे पास। क्वांटिटी अवेलेबल इन वेयरहाउस या फिर स्टोर आ गई हमारे पास। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे देखा परचेज कॉस्ट यहाँ से लिखी जो बिल में थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसका 10% निकाल दिया सीधा सीधा। रेलवे फ्रेट जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट कितना था हमारा बच्चों, ऊपर देखें एक बारी फटाफट से, देखे 3840 तो 3840 को हमने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 4:2। 4:2 क्या रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस केजी, तो हमारा रेट पर केजी निकल के आ गया। यानी कि जो हमारे पास मटेरियल आया है उसका रेट ये है, तो जब ये हम इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो इस रेट के हिसाब से इशू हो जाएगा 12 रुपए और 15 रुपए के हिसाब से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, बच्चे कह रहे हैं सर मजा ही आ गया, वाओ क्या फटाफट से क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने नंबर का आएगा ये एग्जाम में बच्चों, 5 नंबर तक का आ सकता है पेपर में। इलस्ट्रेशन नंबर 2, at what price per unit would part number A32 be entered in the store ledger if following invoice was received from the supplier। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट नंबर दिस 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का आया, 20% डिस्काउंट 200 रुपए। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। जीएसटी बताइए, जीएसटी कॉस्ट का पार्ट कब बनेगा, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये हमने पढ़ा था। अगर वो ट्रेड डिस्काउंट है तो कॉस्ट में से। अच्छा, पैकेजिंग चार्जेस, नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इन द पेमेंट, तो कैश डिस्काउंट तो कॉस्ट में से कभी भी माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स अब्सटेनिंग टू पेमेंट ऑफ जीएसटी इज इनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो ऊपर वाला ऑप्शन गया और ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन कैसे कर रखा है इसका। देखिए पहले नेट परचेज आ गया 1000 माइनस 200, फिर पैकेजिंग चार्जेस इंक्लूड कर दिए, डिवाइडेड बाय यूनिट्स 4.25। अगर बच्चों आप सिर्फ इतना ही प्रेजेंटेशन एग्जाम में करके आते हैं और मैं आपका चेकर होता तो मैं आपको 1 नंबर देता 5 में से। अब बच्चे पूछेंगे क्यों सर, हमने पूरा तो सही आंसर किया, 4.25 आ गया, आपने हमें 5 में से 1 नंबर क्यों देना था, क्योंकि आप ये नोट लिखना भूल जाते हैं। जब मैं बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाता हूँ, उनमें उनके टेस्ट लेता हूँ, तो यही गलतियां बच्चों की पता लगती हैं कि बच्चे ये सब गलतियां करके आते हैं, वहाँ पे नोट लिखना भूल जाते हैं, जिसके चक्कर में उनको नंबर एग्जाम में नहीं मिलते। तो नोट लिखना जरूरी है कि कैश डिस्काउंट आपने क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट है। और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, और इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है जीएसटी का, तो इसी वजह से वो भी ऐड नहीं हुआ। तो ये पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आएंगे तभी 5 में से 5 मिलेंगे, कुछ भी भूलते हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट घूमते जाएंगे बच्चों आप। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से शुरू करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो और आपको हेल्प कर रहा हो तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में छोड़िए या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे की भी वीडियोस आपके लिए उसी जोश से बना पाऊंगा। सेकेंडली, अगर ये वीडियो आपको हेल्प दे रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी रिवीजन कर सकें। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।